नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, इस देश के लिए यानी भारत जो अपना प्यारा मुल्क या प्यारा राष्ट्र भारतवर्ष है, इसके लिए भारतीयता और भारतीयता आधारित आपसी एकता, भाईचारा, सद्भाव और इखलाक मोहब्बत कितना ज़रूरी है, ये धीरे धीरे एहसास करने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों की तादाद बढ़ रही है। ये बहुत सुखद जो है ये सुखद विषय है हम सभी भारतीय भाई बहनों के लिए। और इसी के समानांतर जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो समाज में विघटन करके, विभाजन करके या विखंडन करके वोट और सत्ता हथियाने की जो साजिशें करती हैं, उनकी भी तकलीफें बढ़ रही हैं और तरह तरह के जो है, अब चूंकि सच्चाई यह है कि नैतिक रूप से भारतीयता आधारित एकता और भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत इत्यादि जो है का ये विघटनकारी ताकतें या ताकतों के पास कोई नैतिक साहस नहीं है, नैतिक बल नहीं है, तो अब और उनकी फितरत है समाज में विघटन पैदा करना, समाज को बांट के रखना। तो चूंकि वो नैतिक बल, नैतिक साहस खो चुके हैं, इसका सामना नहीं कर सकते, तो इसको रोकने के लिए तरह तरह के अनैतिक और घिनौने किस्म के हथकंडे वो अपना रहे हैं। पहला हथकंडा तो ये है उनका कि अपने छोटे भाइयों को सिखा पढ़ा करके भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी को कभी डराने, धमकाने, गाली देने और कभी कभी जो है वो निवेदन करने कि यानी ये इस तरह का जो यानी देश में भारतीय एकता की माहौल लाने वाला जो है वो यूट्यूब का संदेश ही वो जारी न हो। और इस तरह की इनकी हरकतें, साजिशें जो है वो जो कि निरा अशुद्ध रूप से भारतीय समाज विरोधी भी हैं और भारत विरोधी भी हैं, उस पर ये उतारू है।
सुना गया है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो धर्मगुरु हैं, जिन्हें आप मुल्ला मौलवी कहते हैं, उनको बुला करके अन्य भारतीयता के खिलाफ, भारतीय एकता के खिलाफ, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत के खिलाफ जो है एक कोशिश, एक साजिश चलाने की बात वो असदुद्दीन ओवैसी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के धर्मगुरुओं को बुला करके वो सिखा पढ़ा रहा है। ये कुछ नमूने। भारतीय जनता पार्टी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, वो सिर्फ हिंदू एकता की बात करती है और भारतीय एकता की बात कभी नहीं करती। और जैसा कि पिछले एपिसोडों के माध्यम से बताया गया है कि इसके जो शीर्ष नेता हैं इस समय, मोदी महोदय हैं, योगी महोदय हैं, ये अपने को भारतीय मानते ही नहीं हैं और न अपने देशवासियों को भी भारतीय भाई बहन नहीं मानते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये मोदी महोदय अपने भाषणों के दौरान जिस संबोधन का प्रयोग करते हैं उसमें कभी भी भारतीय भाई बहनों का प्रयोग आपको नहीं मिलता है। बराबर बोलते हैं भाई बहनों। उनके मुंह से कदाप नहीं निकलता कि हमारे भारतीय भाई बहनों। तो उनकी नजरों में और उनके दृष्टिकोण में हमारे देश के लोग भारतीय नहीं हैं। और यह भी कई बार बताया गया है और इसको समझने की भी आवश्यकता है कि जब ये मोदी महोदय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को इन्होंने कभी भी भारतीय नहीं माना और खुले खुलेआम ये बोला करते थे कि हमको सिर्फ 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें गुजरात में रहने वाले 5 करोड़ भारतीय भाई बहनों की चिंता है, कभी नहीं कहा। उनको एहसास ही नहीं हुआ। तो ये देश के लोगों को फैसला करना है कि जो अपने को स्वयं भारतीय नहीं मानता है, हमारे देशवासियों को भी भारतीय नहीं मानता है, जो योगी कहता है कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, भारतीयता की बात नहीं करता है, वह किसी भी रूप में इस देश में ही भारतीय नागरिक के रूप में रहने का हकदार नहीं बनता। मूल प्रश्न तो यही उठता है। और इसके बाद किसी भी संवैधानिक पोजीशन या पद पर आसीन होने का वो हकदार भी नहीं बनता। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस तरह के सभी संवैधानिक पदों पर आसीन होने की पात्रता भी वो खो देता है। ये सच्चाई हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत गौर से इसको समझे। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि योगी महोदय और मोदी महोदय जो किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन होने की पात्रता खो चुके हैं,
तो ये गद्दार राहुल गांधी, पाकिस्तान परस्त और समाज विरोधी अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, आरजेडी के जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इत्यादि, ममता बनर्जी इत्यादि, उद्धव ठाकरे इत्यादि, एनसीपी का जो है वो शरद पवार इत्यादि, ये किसी भी प्रकार से संवैधानिक पद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि पर आसीन होने की पात्रता ये रखते हैं। ये भी उसी प्रकार जो है उसी प्रकार किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन होने की सभी पात्रताएं ये खो चुके हैं। हम सभी को इसके प्रति सावधान होना पड़ेगा कि यह हमारे भारतीय समाज के लिए तो नुकसानदेह हैं ही, और संवैधानिक पद के लिए भी जो है ये पात्र नहीं है। अब ये चुनाव आयोग जो है तो ये तो माने इतना स्पाइनलेस है, इतना माने वो भले कुछ कहे मैं स्पाइनलेस है, और इसकी इतनी ज़्यादा वो निरर्थकता है और वो कुछ भी दम भर है कि इस तरह की बुराइयों को दूर करने के लिए बिल्कुल वो निरर्थक है, माने नाकाम है, निष्फल है। चुनाव आयोग अपने ही गिरेबान में झांक कर देखे कि जिस बात को कहता है कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाते हैं, और खुद अपने वो गिरेबान में झांके और आत्ममंथन करे कि उसी के द्वारा कराए गए चुनाव परिणाम का ये हश्र होता है कि विधानसभाओं में और लोकसभाओं में या राज्यसभाओं में वो आपराधिक तत्व और कुछ जो है हेनस क्राइम के, कुछ हेनस क्राइम मतलब कि जो जघन्य अपराधों के भी अपराधी इन सदनों में देखे जाते हैं, और तिकड़मी भ्रष्टाचारी, देश विरोधी, समाज विरोधी तो तब तो खैर मिलते ही हैं। तो इन बातों के लिए ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन, गिरेबान में झांकने का विषय चुनाव आयोग का है। इसलिए चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं से कोई ऐसी बड़ी उम्मीद नहीं है कि जो अभी इन बुराइयों के विषय में अभी जो बताया जा रहा है कि ये सभी योगी महोदय, मोदी महोदय और जो है ये गद्दार राहुल गांधी और गद्दार किस्म की जो है ये ममता बनर्जी और पाकिस्तान परस्त अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आरजेडी का जो वो लालू प्रसाद यादव इत्यादि, जो कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने की पात्रता खो चुके हैं, और इसके अलावा वो समाज में विघटन पैदा करना, तो इनको चुनाव से बाहर कर दें, ये ताकत अब मंशा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ताकत चुनाव आयोग में बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल वो निरर्थक है। कुछ लोग इस संबंध में मैं बताना जरूरी है कि एक कोई अजीत भारती हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कुछ वो कहते रहते हैं, और भी उनकी और भी लोग होंगे जो कि उनकी तरह के होंगे। शायद मोदी सरकार के जो अटॉर्नी जनरल यानी महाअधिवक्ता वो के वेणुगोपाल ने उन पर अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की संस्तुति दी है, रिकमेंडेशन दिया है, एक ने दो बार। अब सवाल यह है कि अब इन पचड़ों में पढ़ने की बजाय कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, जो सच्चाई है
वो सभी भारतीय भाई बहनों को भी और न्यायपालिका में बैठे उच्च पदों पर न्यायाधीशों और न्यायमूर्तियों को खुद सोचना है कि इस भारतीय परिवेश में उनके कर्तव्य क्या है और कैसे कैसे कारनामे वो कर रहे हैं और उन कारनामों का परिणाम क्या है। तो और ये उनको अजित भारती जैसे लोगों को भी ये नसीहत है कि जो कहते हैं वो असत्य नहीं है, लेकिन वो जो है वो परिणामजनक नहीं है। या इसको यूं समझने की आवश्यकता है कि संस्था के रूप में हमारी जो न्यायपालिका है, और चाहे निचली हो चाहे उच्च न्यायपालिका हो, या जो शीर्षस्थ या अपेक्स बॉडी है हमारी न्यायपालिका की, जो मतलब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, संस्था के रूप में जरा भी इसमें यानी कोई भी कमी नहीं है। और हमारे आदरणीय संविधान निर्माताओं ने और बिल्कुल साफ मंशा के साथ इन संविधान, भारत का संविधान बना करके इन संस्थाओं का निर्माण किया है। समस्या उससे यह है कि किस तरह के तत्व उसमें भरे गए हैं और किसने भरा है। जो अजित भारती जैसे लोग पहले ये समझे कि इन पवित्र और महान और ताकतवर संस्थाओं में किस तरह के लोग भरे गए हैं और किसने भरा। तो जरा इस पर विचार कर लें तो कुछ सार्थकता आएगी इस तरह के वो प्रयासों में। तो समस्या न्यायपालिका, चाहे निचली चाहे न्यायपालिका का निचला तबका हो, चाहे उच्च तबका हो, समस्या उसे बिल्कुल नहीं है। समस्या किस तरह के तत्व उसमें भरे गए हैं, इसीलिए अपने इच्छित उद्देश्य को वो नहीं पा रही है। और उससे भी बड़ा दुख का विषय है कि उसमें बैठे हुए जो भी न्यायाधीश और न्यायमूर्ति हैं, एकाध अपवादों को छोड़ करके किसी को चिंता नहीं है कि आखिर जो है न्यायपालिका का माने क्या लक्ष्य है और कर क्या रही है। और ज्यादा हम नहीं कहेंगे, वो खुद सोचे किसी न्यायपालिका के रहते हुए हमारे देश में कितने अपराध बढ़े हैं, राजनीतिक अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार जो है वो जो है चरम सीमा पर गया है। भ्रष्टाचारियों की रक्षा हो रही है, देश को लूटने वालों की रक्षा हो रही है, देश के दुश्मनों की रक्षा हो रही है। भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इनको संरक्षण मिल रहा है, इनको जमानतें मिल रही हैं, वो भी फिल्मी गाना लिख करके। आतंकवादियों के लिए रात के 2 बजे जो है सर्वोच्च न्यायालय खुलता है, तमाम ऐसी बातें। तो भारतीय आम ताकत दल की नजरों में समस्या सर्वोच्च न्यायालय से नहीं है, इन संस्थाओं में बैठे हुए तत्वों से है। और तत्वों से अधिक किसने इस तरह के तत्वों को भरा है, उनसे समस्या है। इसे जेएनपीसी ने इस पवित्र और प्रभावकारी और ताकतवर संस्था में अपने एजेंडों को और जो वाम दल है जो है उनके एजेंडों को भरा हुआ है। और एक कहावत होती है कि एक तो तिथि लौकी और दूसरे वो नीम के पेड़ पर। तो एक तो ये समस्या कि जेएनपीसी ने अपने समर्थकों, अपने एजेंडों को और वाम दलों के एजेंडों को इस संस्था में कुछ अपवादों को छोड़ करके ठूसा हुआ है।
और जो नीम के पेड़ वाली जो बात है कि जब से इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम ला दिया है, वो सबसे वाहियात वो सिस्टम है कि जज लोग ही जज की नियुक्ति करेंगे। विश्व में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए बल्कि वो मोदी सरकार ने जो है एक वो NJAC एक्ट लाया था और काफी प्रयास भी किया था। और वो एक्ट जो है भारत की जितनी विधानसभाएं हैं, यानी 29 में से शायद 16, 17 या 18 विधान, मतलब कि वो संसद से तो पारित हुआ ही था। आधे से अधिक, यानी मतलब 29 का आधार मान लीजिए आपका है 16 पड़ता है, तो 17-18 विधानसभाओं से भी वो पास हुआ था। वो NJAC नेशनल जुडिशियल काउंसिल एक्ट करके था। उसको भी इस सर्वोच्च न्यायालय ने, और वो हमको याद है कि वो JS खेहर, जगदीश सिंह खेहर, यानी उस बेंच के चेयरमैन थे, उन्होंने खारिज कर दिया। तो ये दुष्टता तो है, यानी कॉलेजियम के प्रति जो चिपकी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है निहायत जो है, यानी भारत के लिए ये शुभ नहीं है। इस पर भी वो विचार करेगी कि कॉलेजियम सिस्टम को छोड़े। और वैसे ये थोड़े मोड़े जो है टिंकरिंग प्रयासों से जो हमारा जो न्यायपालिका है में जो प्रदूषण है वो जाएगा नहीं। भारतीय जनता दल जो इस तरह की बातें जो कह रहा है, इसका कदापि मतलब नहीं है कि हमारी देश की जनता और हमारे न्यायपालिका के खिलाफ कोई आंदोलन करे और कोई इस तरह से कदम उठाए, हरगिज नहीं। ये अपनी ही वो संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में से ऐसे तत्वों को कैसे बाहर करना है, ये समस्या है, ये काम है। और छोटी बड़ी बात मत समझिए। जब भी वक्त आएगा भारतीय जनता दल को, तो अपने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमाई जो कि कर्नाटक से थी, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू जो कि नागालैंड से थी। इन महान क्रांतिकारी और महान राष्ट्रभक्त और अमर शहीदों की प्रेरणा से और उन्हीं के जज्बे के साथ न्यायपालिका में भी जो इस तरह के तत्व बैठे हुए हैं, उनकी कंप्लीट क्लींसिंग, उनकी पूरी सफाई विथ परफेक्ट डिसइंफेक्टमेंट के साथ वो करेगा। तो अभी उससे बिला वजह जूझने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जब तक रहेंगे तब तक इस तरह की बातें लेते रहेंगे कि छोटी बड़ी बातों पर तो सो मोटो वो ले लेंगे संज्ञान। आज इतना सन 84 का इतना बड़ा वो नरसंहार हुआ, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सुओ मोटो संज्ञान जो है यानी कहाँ चला गया था। बल्कि इसी JNPC ने, इसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कागज ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के ही जरिए जो है पूरा जो पाप है JNPC का जो वो नरसंहार का, वो पूरा वो जो है रंगनाथ मिश्रा ने पूरा केस को ही खा गए और पूरा इल्जाम जो है थोप दिया दिल्ली पुलिस के ऊपर। और इसको कंप्लीट खाने के लिए
कंप्लीट इसको समाप्त करने के लिए फिर जेएनपीसी ने एक कोई जो है नूरुल इस्लाम थे, वो कांग्रेसी ही थे, और बड़ा विचित्र किस्म का उनकी व्यवस्था थी कि वो जेएनपीसी के ही जो है जेएनपीसी के ही वो राज्यसभा के मेंबर थे। तो उनको वो जो है जेएनपीसी के राज्यसभा के सदस्य थे। जेएनपीसी वालों ने उनको सीधे राज्यसभा से उठा करके गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति वो बना दिया, और वहां से वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से वो सेवानिवृत्त हुए। और माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद फिर इन जेएनपीसी वालों ने इन कांग्रेसियों ने नूरुल इस्लाम को फिर बना दिया राज्यसभा का सदस्य। फिर कुछ दिनों तक राज्यसभा का सदस्य होने के बाद फिर इन जेएनपीसी वालों ने नूरुल इस्लाम को बना दिया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति। अब वो किसका फायदा उठाया, किसका मिसयूज किया कि उच्च जो है इसमें जो है उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त की जो उम्र जो है या एज जो है वो 62 है, और सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की जो अवस्था या उम्र जो है वो 65 है। तो इसी का फायदा या इसी का दुरुपयोग करके जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वो राज्यसभा का सदस्य बन चुके थे, फिर उसको जो वहां पर इसमें सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित कर दिया। और वो भी किस लिए? सिर्फ 84 के जो नरसंहार किया था इस जेएनपीसी वालों ने अपने पाप को ढकने के लिए। तो वो ढकने के लिए नूरुल इस्लाम का इस्तेमाल किया। तो अब ये चीजें हमारे आम भारतीय भाई बहन, हमारे आम जो है वो भारतीय आवाम इतने घुमावदार और इतने इंट्रिकेट और इतना उलझी हुई तिकड़म को समझ नहीं पाती है। लेकिन जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी गद्दार, सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है और हर तरह से तिकड़म करके माने देश विरोधी काम भी करती है, देश को लूटती भी है और उसको इसी तरह से जो है वो ढकती भी है। और देश को भूलना नहीं चाहिए। और असल बात है कि ये न्यायपालिका कभी भी ऐसे दलों के प्रति जो है सख्त रवैया नहीं अपनाती है जो कि हमारी न्यायपालिका के साथ ही जो है वो छेड़छाड़ करते हैं। उस गद्दार इंदिरा ने 2 बार मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो वरीयता का उल्लंघन करके जो है न्यायपालिका के परंपरा की हत्या की है, संवैधानिक प्रक्रिया की हत्या की है, लेकिन कोई कहता नहीं है। बीजेपी वाले बीजेपी वाले तो हमेशा इस गद्दार जेएनपीसी और देश विरोधी जेएनपीसी के आगे भीगी बिली बने रहते हैं। सवाल इस बात का है, इस गद्दार इंदिरा गांधी ने पहली बार जो यानी मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर जो परंपरा रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम जो सीनियर मोस्ट जो है न्यायमूर्ति या जस्टिस रहते हैं, वही परंपरा के अनुसार जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो बनते हैं। ये परंपरा रही है। इंदिरा गांधी ने पहली बार 1 नहीं 2 नहीं
तीन तीन हमारे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्तियों की वरीयता का उल्लंघन करते हुए, उनको ताक पर रखते हुए चौथे नंबर के जो सीनियर न्यायमूर्ति थे, उसको इस गद्दार इंदिरा ने सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायमूर्ति या चीफ जस्टिस बनाया। तो तीन वो जो जज थे, हालांकि बताना उतना आवश्यक है, लेकिन आप लोग जान लीजिए, वो थे हमारे केस हेंगड़े, जेम्स शेलट और एन ग्रोवर। ये तीनों जो है, जो अजीत नाथ राय जिसको बनाया इसने, गद्दार इंदिरा गांधी ने, तो वो चौथे नंबर के वो सीनियर मोस्ट थे। और वैसे सबसे सीनियर मोस्ट वरीयता आती थी केस हेंगड़े की। तो केस हेंगड़े और जेम्स शेलट और एन ग्रोवर की वरीयता का उल्लंघन करके, उसको ताक पर रख करके इस गद्दार इंदिरा गांधी ने चौथे नंबर के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया। ये हमारे सभी देशवासी जान लें। और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ये भी जान लें कि उसने क्यों बनाया। वो इसलिए बनाया उसने कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इसके चुनाव को रद्द कर दिया था, तो उस चुनाव को वैलिडेट करने के लिए, उसको जीतने के लिए उसने इस तरह का संवैधानिक छल जो है अपने संवैधानिक छल जो है अपनी न्यायपालिका के साथ किया, इस गद्दार इंदिरा गांधी ने। और इतना ही नहीं, एक ने दो बार किया उसने। पहली बार जो है 3 वरिष्ठतम न्यायमूर्तियों की वरीयता का उल्लंघन करके, और दूसरी बार दूसरी बात जो है वो वरिष्ठतम न्यायमूर्ति थे हमारे हरिराम खन्ना, HR खन्ना, जो है उनकी वरिष्ठता का अनादर करते हुए उनसे नीचे MH बेग, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को इसने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया। तो ये JNPC वाले, JNPC के जितने भी नेहरू और ये इंदिरा, राजीव, ये देश के बहुत बड़े गद्दार हैं सब। तो गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज या कांग्रेस कितनी बड़ी इस देश के लिए अभिशाप है। बीजेपी JNPC के प्रवक्ताओं के आगे जो है, यानी उनको बेनकाब करने की बजाय वो भीगी बिल्ली बनी रहती है जानबूझ करके। बीजेपी के प्रवक्ता JNPC के प्रवक्ताओं के आगे भीगी बिल्ली बने रहते हैं जानबूझ करके। मैंने बीजेपी वालों का षड्यंत्र ये है कि इनके आगे भीगी बिल्ली बन करके, ताकि देश या देशवासी या हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो JNPC के झूठ प्रलापों को सही माने। इसीलिए बीजेपी के जितने भी नेता और प्रवक्ता हैं, JNPC के नेताओं और प्रवक्ताओं के आगे जानबूझ करके भीगी बिल्ली बने रहते हैं। और सिबत इस बात की है कि वही प्रवक्ता बीजेपी के, चाहे वो समित पात्रा हों या इत्यादि कोई भी हों, कोई इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के तबके का कोई प्रवक्ता है, उसके आगे ये शेर बन जाते हैं और शुरू कर देते हैं, यानी 2-4 वाक्यों के बाद जिहादी क्या क्या क्या, पाकिस्तानी, आतंकवादी बोला शुरू कर देते। जबकि ये जिहादी, पाकिस्तानी और आतंकवादी, ये
सारे चरित्र जो है वो जीएनपीसी के हैं। जीएनपीसी को कहना चाहिए, बीजेपी को चाहिए कि ये सारे जो खिताब हैं जिहादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, वह जीएनपीसी के लिए बोले, लेकिन जीएनपीसी को नहीं बोलते हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का कोई प्रवक्ता उनको मिल जाता है, उसको बोलते हैं। और उतनी ही विचित्रता इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो प्रवक्ता है वो भी इतनी विचित्र बात करते हैं। वो कभी भी नेहरू को गद्दार नहीं कहते हैं। इसको भी गौर से आप सुन लीजिए। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, कभी भी नेहरू को गद्दार नहीं कहते हैं, इंदिरा गांधी को गद्दार नहीं कहते हैं, राजीव गांधी को गद्दार नहीं कहते हैं, राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहते हैं। यह भी उतना ही विचित्र बात। असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से कभी भी निकला है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बराबर इस बात की बात, वो हिंदू राष्ट्र का तो विरोध बहुत करता है। उसके मुंह से कभी भी नहीं निकला है कि नेहरू गद्दार था, इंदिरा गांधी गद्दार थी, राजीव गांधी गद्दार था, या राहुल गांधी गद्दार है। कभी भी उसके मुंह से नहीं निकलता। सिर्फ वो जो है हिंदू राष्ट्र का विरोध और वो तमाम इस तरह की गंदी बातों का समर्थन। तो जो विचित्रता है, जो इस देश का जो दुखड़ा है, उसकी जड़ें यहां पर। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, उन्होंने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो संवेदना पैदा की है कि वो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के प्रति अपना पूरा दिमाग वो खाली कर दिए हैं उनके विरोध में, और उनके विरोध में इतना दिमाग खाली कर दिया और इतना अंधा वो बना दिया है कि और कोई गद्दार इनको दिखता ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा सीए के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किस तरह के नारे लग रहे थे कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा तो तब होता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारा ये लगता है कि वाम दलों की कब्र खुदेगी, जेएनपीसी की कब्र खुदेगी, नेहरू की कब्र खुदेगी, और जो है मोहनदास करमचंद गांधी की कब्र खुदेगी, राजीव गांधी की कब्र खुदेगी, राहुल गांधी की कब्र खुदेगी। तब तो कोई बात होती ना। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जिस तरह से पॉइजनिंग किया है, उनका बहुत नुकसान किया। तो जहां इस तरह का एक सुनियोजित और षड्यंत्र की तरह जो है लोगों का इंडॉक्ट्रिनेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं इंडॉक्ट्रिनेशन या पॉइजनिंग किया गया हो, वह स्वस्थ रूप से कैसे सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता दल की प्रेरणा से हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो आम तबका है, रिपोर्ट ये है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो आम तबका है, जो कि जो ऊपरी तबका है, जिसमें कि कुछ धर्मगुरु हैं, माने मुल्ला हैं, मौलवी हैं, जो भी हैं, और जो पढ़ा लिखा जो तबका है उसको छोड़ करके जो आम जो तबका है, वह जो है भारतीयता के माहौल में वो शरीक हो रहा है। तो यह भी एक जो है यानी शुभ संकेत है। लेकिन साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग के तत्वों को पहचानने की जरूरत है, और विशेष रूप से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसको जरूर पहचाने इसको। तो इस तरह से, और देखिए इसी बीच में ये बताना जरूरी है कि भारतीय जनता दल
जो जो ये चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जो चुनाव आयोग की बददिमागी से जो उसने अपना जो अपनी हैकड़ी दिखाई और चुनाव थोप दिया कोरोना के संक्रमण के काल में, जबकि एक बार जबकि इसी चुनाव आयोग को एक वो तजुर्बा मिल चुका था पिछले साल कि हजारों भारतीय भाई बहनों की जान जा चुकी थी। उच्च न्यायालयों ने इस पर हत्या का मुकदमा चलाने की धमकी भी ये सुन चुका है, लेकिन ये उसकी बददिमागी का ही ये परिणाम है, क्योंकि उसने फिर दोबारा जो है कोरोना के वक्त में ही वो चुनाव थोपा। हालांकि कोई कह रहा था कि वो दम भर रहा था कि देखिए कोरोना में हम जो चुनाव करवा रहे हैं लोगों की मौत नहीं हो रही है। अरे वो क्या बोलेगा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि हमारे भारतीय भाई बहनों की एक जान भी बहुत कीमती है, और यदि वो जान जाती है तो उसका जिम्मेदार भी यही चुनाव आयोग होगा। और जितनी बदमाशी चुनाव आयोग ने की है उससे ज्यादा बदमाशी जो है ये राजनीतिक पार्टियां, सत्ता हथियाने की दौड़ हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर, उससे अधिक ये बदमाशी। तो भारतीय जनता दल ने कहा कि इन सारी बदमाशियों का एकमात्र जवाब है नोटा। तो खास करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण अभी बाकी हैं। तो हमारे सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के बिल्कुल इसको न भूलें, और माकूल जवाब देने के लिए इन सभी जो है स्वार्थी राजनीतिक दल जो कि आपकी लाशों पर सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं, और चुनाव आयोग ने बददिमागी के तहत उसने जो है ये जानलेवा चुनाव थोपा है। इन दोनों को जवाब देने के लिए नोटा 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 भूलिए मत। 90 से ऊपर इसका वो प्रतिशत लाइए। इसी बीच में एक कोई वो हिंदू युवा वाहिनी कोई संगठन है, ये कहते हुए सुना गया कि यदि ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो जनता है या जो मतदातागण भारतीय भाई बहन है, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन है, उसके विषय में वो हिंदू युवा वाहिनी कोई संगठन है, वो धमकी दिया है कि यदि हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन उन्होंने नोटा का इस्तेमाल किया तो वो धमकी दिया है कि वो 10 मार्च के बाद पहचान करके जो है वो बदला लेगी, हिंसा फैलाएगी। उसी प्रकार से जैसे वो गद्दार जो है टीएमसी के नेता गद्दार ममता बनर्जी के जो गुंडों ने वो उत्पात और हिंसा वो मचाई थी। तो उसी स्तर की धमकी जो है ये हिंदू युवा वाहिनी के लोगों से ये सुना गया है। अब ये सुना गया, हो सकता है कि जब ये कन्फ्रंट हो, जब सामने पड़े तो इनकार भी कर सकते हैं। इसमें तो बहुत चालाक धूर्त और सिद्धार्थ है कि जब भी इस तरह के वक्तव्य का सामना होता है तो झूठ बोलने में, किसी और पर थोप देने में ये बहुत चालाक और होशियार धूर्त होते हैं। लेकिन इस तरह की खबरें मिली हैं कि हिंदू युवा वाहिनी ने अपने आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से ये कहा कि यदि इसने नोटा का इस्तेमाल किया तो वो उसी तर्ज पर जिस प्रकार वो पश्चिम बंगाल में गद्दार ममता बनर्जी के गुंडे और जो है वो और हिंसक तत्वों ने उत्पात मचाई थी और घिनौने स्तर की हिंसा किया था, तो उसी से सीख लेकर के कुछ ऐसा ही करेंगे। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खास करके उत्तर प्रदेश के वो हिंदू युवा वाहिनी जैसे
संगठनों से डरने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी हैं और धमकी देते हैं। ये किसी भी प्रकार से हिंदुत्व या हिंदू दर्शन के ये प्रतिनिधि दिखते हैं। यानी हिंदू दर्शन कितना पुराना है, कितना पुरातन है हमारा हिंदू और सनातन आदर्श जो है, उसके ये सब अपवाद हैं, अभिशाप हैं हिंदू युवा वाणी जैसे लोग। और मैं कभी देखिए, जब भी मैं इस तरह की बात रखता हूँ या आलोचना करता हूँ या इनके असलियत बताता हूँ, इसका कदापि मतलब नहीं है कि इस्लाम आस्था वाले जो है भारतीय भाई बहनों में भी इस्लाम का नाम ले करके और ठीक इस्लाम के वसूलों और सिद्धांतों और उसकी जो सीख है, जो उसकी टीचिंग है, उसके विपरीत वो जो आचरण करते हैं, वहाँ भी हैं। सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भी हैं, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भी हैं। यही तो मैंने काफी समस्याओं की जड़ है। तो इनकी धमकियों में मत आइए और डरने की तो जरूरत ही नहीं है। ताकत अवाम में है। हिंदू युवा वाहिनी जैसे इस तरह के गिरोहों में, इस तरह के तंजीमों में हरगिज नहीं। तो अपनी ताकत का एहसास करवाइए इन जैसे वो तंजीमों को और राजनीतिक पार्टियों को। और मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की तरह बैठा हुआ है, आंख पर पट्टी डाल करके हिंदू युवा वाहिनी के धमकियों को संज्ञान में लेता है कि नहीं लेता है, ये विषय उसका है, लेकिन वो धृतराष्ट्र बन के बैठा हुआ है। तो फिर उसी मसले पर आते हैं कि जो अजित भारती जैसे लोग जो है सीमित रूप में सर्वोच्च न्यायालय के जजों के बर्ताव पर जो इस तरह से आक्षेप कर रहे थे, उससे उद्देश्य या मकसद हासिल नहीं होगा। इसलिए कि जो तत्व जिस तरह के भरे गए हैं, किसके द्वारा भरे गए हैं, जब तक इस तरह का एक पूर्ण इलाज, पूर्ण उसका यानी कंप्लीट ट्रीटमेंट या जो बताया गया है कि अभी कंप्लीट क्लींसिंग, सफाई विथ परफेक्ट डिसइंफेक्टमेंट, माने ताकि जो है वो जो होता है ना इन्फेक्टमेंट, मतलब कि डिसइंफेक्टमेंट माने ताकि उसके छिड़कने से जैसे आप वो लगाते हैं ना सैनिटाइजर, ताकि जो भी यानी कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाए। तो सफाई भी करनी है और इस तरह से जो है सैनिटाइजर भी डालना है ताकि दोबारा जो है इस तरह के तत्व ना आए। तो वो सब कुछ संभव है, ऐसी बात नहीं। कोई भारतीय जनता दल नहीं समझने समस्याएं तो बहुत वो पैदा करती हैं, बहुत ज्यादा हमारे और ज्यादा। लेकिन सभी समस्याओं का हल जो है भारतीय जनता दल के उस विश्वास में है कि जो प्रेरणा, जो ताकत हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त, शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि महान क्रांतिकारियों, अमर शहीदों, महान राष्ट्रभक्तों की शहादत और प्रेरणा और उनके द्वारा दी गई ताकत के बूते सब कुछ संभव है। हाँ, लेकिन इन सबों ने समस्या बहुत वो पैदा की है। इन सबों ने हमारे भारतीय व्यवस्था का कोई तबका नहीं छोड़ा है जिसको अपने हित में साधते हुए और बार बार साधते उसको जिस उद्देश्य के लिए बनी है उसको उन संस्थाओं को उद्देश्य विहीन वो कर दिया है। न्यायपालिका का क्या उद्देश्य है, क्या उसके वो कर्तव्य हैं, उससे बिल्कुल वो भटक गई है।
इसका आत्मचिंतन जो है न्यायपालिका और विशेष करके उच्च न्यायपालिका को ही वो करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इस तबके में जो न्यायपालिका के जितने भी वो सदस्य हैं चिंता नहीं करते हैं। हमने तो ये सुना था कि एक कार्यरत या सिटिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक कार्यरत और सिटिंग न्यायमूर्ति ने अपना उद्गार बताया था। उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि दो दी लॉ डज नॉट अलाउ अस बट आवर बेसिक इंटेंट requires that all these crooks, particularly the political ones, should be hanged with the lamp posts. उनका कहना था कि यद्यपि हमको कानून इजाजत नहीं देता है, लेकिन जो ये राजनीतिक दुष्ट हैं इनको लैंप पोस्ट से लटका देना चाहिए। लेकिन कानून हमको इस तरह का उनका उद्गार था। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के और भी न्यायमूर्ति होंगे और उनकी व्यवस्था भी होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ न्यायपालिका में नहीं, ब्यूरोक्रेसी में देखिए। ब्यूरोक्रेसी भी एक यानी भारतीय शासन की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, मेरुदंड है। लेकिन उसमें किस तरह के तत्व जो है वो भरे गए हैं और उनका जो चरित्र है, जो फितरत है, यानी कभी भी मुल्क के प्रति वफादार हों, इस तरह की उनकी नर्चरिंग नहीं की गई है। सिर्फ वो स्वार्थी बने रहें, वो सुविधा भोगी बने रहें, इसी की आदत उनमें डाली गई है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी कुछ अपवादों को छोड़ करके इस देश के लिए बहुत ही एक लायबिलिटी बनी हुई है, जो कि एसेट बन सकती थी। तो कोई तबका ऐसा इन देश विरोधी ताकतों ने, खासकर जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी ने छोड़ा नहीं है। अच्छा, और इसके पहले इसी जीएनपीसी वालों ने उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो बना दिया जेएनयू, उस जेएनयू से ही निकले कम्युनिस्ट माइंडेड तमाम भरे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी में। तो वो ब्यूरोक्रेसी हमारे देश के लिए उपयोगी होने की बजाय अभिशाप बनी हुई है। तो इसका कदाप मतलब नहीं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वो बेकार है। वो बेकार नहीं है। वो जो तत्व उसमें वो भरे हुए हैं, समस्या उनसे है। तो इसी तरह के तमाम तत्व जो हमारी व्यवस्था में जो भरे हुए हैं, समस्या उनसे है। उनकी सफाई की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल को जब भी मौका आएगा उसकी सफाई करेगा और उसको अवाम परस्त बनाएगा। तो अजीत भारती जैसे लोग वो सीमित लड़ाई न लड़ करके इन देश विरोधी जो राजनीतिक जो ताकतें हैं, इनको समाप्त करने के लिए यदि उनमें मादा है और उनमें मादा है और ऐसी कोई मंशा है, तो इस तरह का वो काम करें। इस संबंध में एक देखिए, छोटी छोटी बातें भी उनका असर और उनके परिणाम जो है दूरगामी होते हैं। कल एक सज्जन जो कि पढ़े लिखे हैं और सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, जो भी है, और जो है सेवानिवृत्त थे, उनकी बातों से मैं उनकी बातों का जो मजमून है, जो उसका सारांश है, आप सभी भारतीय भाई बहनों को माने एक अच्छी सीख, एक अच्छा लेसन, एक अच्छा जो है वो सबक बताने के लिए काफी है। उनसे जब बात हो रही थी तो हमने उनसे ये कहा कि जो अमूमन जो मानसिकता काम करती है कि सारा दोष नेता ये है, नेता ये बुरा है, नेता कुत्ता है, फलाने है, ढिकाने है, सब बुराइयों की जड़ है। लेकिन कभी भी ये बात नहीं आती है कि इस नेता को बनाया किसने,
इस स्थिति में इस नेता को बनाया किसने? कभी भी ये नहीं आता वो यानी क्या कहते हैं कि एक अपराध बोध यानी गिल्टी कॉन्शियसनेस नहीं आती है कि इसको हमने बनाया है, और जिसको हमने बनाया है उसी की बुराई यानी हम कर रहे हैं। उसको दूसरे मैंने इस तरह की बात मैं पूछ रहा था उनसे, इस तरह की बात मैं वो जो सज्जन से मैं पूछ रहा था कि मैंने इतनी विचित्र स्थिति में हमारे साधारण हमारे आम जो भारतीय भाई बहन जो किस मानसिक स्थिति में फंसे हुए हैं, उनको एहसास नहीं है कि जो 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 वोटिंग राइट है, जो 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 मताधिकार है, वो अमोघ अस्त्र आपके पास है। और उस अमोघ अस्त्र का बेजा इस्तेमाल करके ऐसे तत्व जो कि यदि जागरूकता हो समाज में तो उनको इस भारतीय समाज से, भारत के समाज से या देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, या कानून, इस देश का कानून ठीक ढंग से ऑपरेट हो, माने लागू हो और ठीक ढंग से उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो जेल की सलाखों के पीछे हो। ऐसे तत्वों को हम स्वार्थ बस जो है उनको यानी उनको विधायक या सांसद या मंत्री या सत्ता देकर के जो है उनको सत्ता में बिठाते हैं। इस चीज का अपराध बोध आज 60-70 सालों तक औसतन नहीं हुआ है। इस बात को उन्होंने तस्दीक किया, और जब तक इस बात का अपराध बोध नहीं होगा, देखा होता है कि कोई भी बीमारी ठीक कब होगी? जबकि उसकी डायग्नोसिस, उसका विश्लेषण सही होगा। ये स्थिति हमसे ही है। इसका अपराध बोध मैं समझता हूं कि बिल्कुल शून्य है हमारे भारतीय भाई बहनों में। ये जितनी भी बातें, समस्याएं, बुराइयां वो हमसे ही हैं, जबकि हमारे हाथ में अमोघ अस्त्र है मताधिकार का, और हम ही उस अमोघ इसको इस रूप में भी समझिए ना कि अमोघ अस्त्र अपने पास, हम स्वार्थ में इस तरह के तत्वों को चुनते हैं, फिर उनके पापों को भुगतते हैं, फिर कहते हैं कि ये मेरी नियत में है। तो दुविधा का नाम तो सुना होगा आपने, मैंने ये बोला था कि दुविधा का नाम तो सुना होगा। दुविधा मतलब ये करें या ना करें, वो करें या ना करें, इसको बोलते हैं दुविधा, डायलेमा। लेकिन यहां स्थिति त्रिविधा की है, दुविधा से भी अधिक विकट। अमोघ अस्त्र अपने पास, स्वार्थ में जो है समाज के सबसे अभिशप्त तत्वों को हम जो है उसको चुनते हैं, अपना चहेता मानते हैं, उसको एमएलए बनाते हैं, उसको एमपी बनाते हैं, और फिर उसके पापों को भुगतते हैं। और फिर यही नहीं, फिर उसी के खिलाफ आंदोलन पर भी वो बढ़ जाते हैं, धरने पर भी बढ़ जाते हैं, और उसके पापों को भुगतते हैं। फिर जो है कहते हैं कि ये मेरी नियत में है, वो राजा है और हम वो प्रजा है, वो भोगने के लिए। और फिर जो है रोते हैं। तो यह है त्रिविधा। इसीलिए भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जगा रहा है कि सत्ता आपके हाथ में है। इसका एहसास जब तक इन देश विरोधी ताकतों को एहसास नहीं करवाएंगे एक होकर के, इस स्थिति में जरा भी बदलाव, जरा भी तब्दीली आने को नहीं है। यदि आपकी ताकत का एहसास होता तो क्या हिंदू युवा वाली जैसे माने असामाजिक तंजीम जो है इस तरह की धमकी देते हुए वो सुनाई पड़ती? यदि हमारी आवाम इस तरह से जागरूक होती कि भाई कि सत्ता अपने पास है,
मतलब कि ममता बनर्जी के गुंडे लाख गुंडा हों, लेकिन लोग एक हों पश्चिम बंगाल में। अब क्या हुआ कि उसने कुछ ममता बनर्जी करती क्या है, कुछ लुभावने ऐसे काम करती है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को चिपका लेती है, बस सफल हो गई। हमारे सभी भारतीय भाई बहन, चाहे वो इस्लाम आस्था के हों, चाहे हिंदू सनातन आस्था के हों, चाहे क्यों, एक होकर के उस ममता बनर्जी को आराम से परास्त कर सकते हैं और करना चाहिए, और ये करता भी है। और बहुत दुख की बात, अभी भी उस गद्दार ममता बनर्जी के समर्थक अभी भी हैं। तो यही निवेदन है हमारे सभी देशवासियों से, और खास करके जो पश्चिम बंगाल में हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, सभी भारतीय भाई बहन जो पश्चिम बंगाल के हैं, जब भी मौका आता है माने इस देश की घोर गद्दार जो है वो ममता बनर्जी को भारतीयता के आधार पर एक होकर के इसको बाहर करें। तो यदि आप एक होंगे और अपने मताधिकार का महत्व समझेंगे, और उससे जो इस मुल्क के लिए, जो समाज के लिए उपयोगी है उसी को चुनेंगे, तब ये ताकतें, तब ये भारतीय समाज विरोधी ताकतें आपकी ताकत का वो मूल्य करेंगे। क्योंकि आप बटे हुए हैं, आप जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थ में जो है इस तरह के तत्वों को चुनते हैं, इसलिए उनको आपकी ताकत का एहसास नहीं है। तो अपनी ताकत का एहसास दिलवाइए, अभी मौका है। यानी दो चरण बाकी हैं यूपी में। नोटा 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 बोलिए मत। देखिए, नोटा 90% से ऊपर लाइए, इसके बाद ये चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी उसमें करता है या उसकी ईवीएम मशीन गड़बड़ी करती है, वो देखा जाएगा। इस बात उसकी चिंता मत करिए। पहले हमारा जो कर्तव्य है कि हम नोटा करके ऐसी ताकतों को बिल्कुल खारिज करें और सीन से बाहर करें। ये आदेश हमारे शहीद आजम भगत सिंह का है, और उससे भी अधिक जो है हमारे देश के लोग अभी भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। मानसिक रूप से मतलब कि ये फैसला करने में अभी भी उतनी सक्षमता नहीं दिखा पाते हैं कि कौन इस देश का शत्रु है और कौन हमारा हितैषी है। नहीं तो पाकिस्तान परस्त जो है वो ये अखिलेश यादव के समर्थक जो है वो वोट मांगते हैं और कहते हैं कि अखिलेश आ रहे हैं और 3 में से 4 से वो सीटें जीत रहे हैं। जो योगी जो अपने को भारतीय मानता ही नहीं है, वो योगी कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। वो निश्चित रूप से ये कमजोरी हमारी है। तो उस कमजोरी को छोड़ करके हम अपनी ताकत को पहचाने, भारतीयता के आधार पर एक हो करके, और जो अपने को भारतीय मानता ही नहीं है, जो कहता है कि आप कि गर्व से हम हिंदू हैं, उसको बिल्कुल सिरे से वो खारिज करना है। जो पाकिस्तान परस्त अखिलेश है, उसको भी सिरे से खारिज करना है। तो इसलिए अभी फिलहाल जो विकल्प बनता है सिर्फ नोटा का। 2 चरण बाकी हैं। नोटा 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 बोलिए मत, साकार करके अब दिखाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।